तारीख थी 3 जून 1984। दिन था रविवार, छुट्टी का दिन, आराम का दिन। लेकिन पंजाब में आराम गायब था। पंजाब वो सूबा जिसके 2 बार टुकड़े हुए, पहले 1947 में और बाद 1966 में। लेकिन हर बार पंजाब इस विछोड़े के घाव से उभरता और फिर नींव रखता एक हंसते खेलते सूबे की। सन 1984 में जो हुआ उसे कुछ पंजाबियों के मन में संशय पैदा कर दिया। संशय इस बात का कि जिस देश की रक्षा के लिए वो सबसे आगे खड़े थे, क्या वे देश उन्हें अपना मानते हैं? क्या वो देश सिखों और हिंदुओं को बराबर समझता है? क्या सिखों को हिंदुओं से अलग दिखने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? और क्या उन्हें वो सब अधिकार मिल रहे हैं जो देश में रहते हुए एक नागरिक को मिलना चाहिए? भारत सरकार ने जून 1984 में जो कदम उठाया, उसे लग रहा था कि पिछले 5 साल से पंजाब में चली आ रही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकेगी, लेकिन ऐसा ना हो पाया। शायद इंदिरा गांधी को भी अंदाजा नहीं था कि जो चिंगारियां 3 जून की रात आग में बदलेगी, वो आने वाले समय में दावानल बनकर पूरे देश में अपनी चपेट में ले रखेगी। भिंडरावाले, इंदिरा गांधी, लोंगेवाल, टोहरा, बादल, जेल सिंह, दरबारा सिंह, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले इन लोगों के आसपास ही घूम रहा था पंजाब का भविष्य। 3 साल बीत चुके थे। गोल्डन टेम्पल में हो रहे पाठों के बीच बीच गोलियों की आवाज आने लगती थी। ये दुखदाई था हर सिख के लिए, हर पंजाबी के लिए। ये दुख और घबराहट हैरानी में तब बदल गए जब अप्रैल 1984 में जनरल सिंह भिंडरावाल गोल्डन टेम्पल से सटे गुरु नानक निवास से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अकाल तख्त जा पहुंचे। अकाल तख्त गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल सामने है। सिख धर्म में अकाल तख्त का खास दर्जा है। महाराजा रणजीत सिंह के समय से ही सिख धर्म के सारे फैसले यहीं से लिए जाते रहे। ऐसे में भिंडरावाले का वहां पर जाकर छिप जाना और आपस में चेतावनी के संकेत दे रहा था। भिंडरावाले के साथ 2 लोग और थे जिन्हें भिंडरावाले की परछाई भी कहा जा सकता है, अमरीक सिंह और जनरल शाहबेग सिंह। अमरीक सिंह ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन AISSF के प्रेसिडेंट थे, जबकि शाहबेग सिंह पहले भारतीय फौज में थे। पिछले काफी समय से CRPF और भिंडरावाले की फौज के बीच गोलीबारी होती आ रही थी। शायद तब यह हैरानी की बात नहीं थी, ऐसा पिछले कई दिनों से होता आ रहा था। लेकिन केंद्र सरकार अपना मन बना चुकी थी। वो इस रोज की गोलीबारी और मुठभेड़ पर पूर्ण विराम लगाने पर उतारू थी। 30 मई 1984 की रात को फौज का काफिला अमृतसर और पंजाब के बाकी शहर में पहुंच गया। भिंडरावाले भारी मात्रा में असला बारूद लिए सिखों के सबसे पवित्र स्थल पर काबिज थे। इस स्थान में लगी इमारतों में से CRPF और BSF के जवान नजर आए बनाए हुए थे। 1 जून की रात 9 बजे अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया और अगले 24 घंटों के बीच करीब 70,000 फौजियों ने पूरे पंजाब में अपने पैर पसार लिए। फिर आई 2 जून की वो शाम जब देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूरदर्शन पर राष्ट्र के नाम संदेश लेकर पहुंची। वे बोली कि केंद्र सरकार राज्य पंजाब में फैल रहे आतंकवाद और हिंसा का अंत कर देगी। उन्होंने अकाली लीडरों से अपील की कि वे आने वाले दिनों में किसी तरह का कोई आंदोलन ना करें और इसके साथ ही पंजाब में विदेशियों के आने पर रोक लगा दी गई। पंजाब के गवर्नर भैरव दत्त पांडे ने केंद्र से फौज को भिजवाने का ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजी। मीडिया को बैन कर दिया गया। रेल और हवाई सेवाओं पर रोक लगा दी गई। कश्मीर से लेकर राजस्थान से सटा इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दिया गया। हवा में एक अजीब सी बेचैनी और भय था, कुछ भयानक होने वाला था। गोल्डन टेम्पल के बाहर बिहार रेजिमेंट की 12वीं बटालियन तैयार खड़ी थी। आर्मी टुकड़ियों के साथ ऑफिसर पेट्रोलिंग कर रहे थे। ऑटोमेटिक राइफल और लाइट मशीनरी के लिए फौजी छतों पर तैनात CRPF जवानों के साथ जा खड़े हुए। लेकिन कुछ ही देर बाद फौजियों को समझ आ गया कि वे छतों पर सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल उन छतों की ऊंचाई काफी छोटी थी, जिससे भिंडरावाले और उसके साथी कभी भी 18 सेंचुरी टावर और वाटर टैंक से उन पर ग्रेनेड हमला और फायरिंग कर सकते थे। बिहार रेजिमेंट ने तुरंत फैसला लिया और खाली घरों की खिड़कियों से आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। कुछ ही देर में फौजी अपनी जगह पर तैनात थे।
ऑपरेशन ब्लू स्टार की अगुवाई कर रहे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बराड़, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बताते हैं कि ठीक ऑपरेशन शुरू होने से पहले बराड़ ने फौजियों से बोला कि जो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा ना बनना चाहता हो वो अभी मना कर सकता है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। 3 जून 1984 गुरु पर्व था। उस दिन श्रद्धालु गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने और पाठ करने के लिए एकत्रित हुए। मन में डर था, लेकिन श्रद्धा से ज्यादा नहीं। सेना तैयार थी भिंडरावाले का आतंक खत्म करने को और भिंडरावाले अपने तेवर दिखाने को। सुभाष करपेकर और एक चश्मदीद और जर्नलिस्ट जो 3 तारीख की शाम वहीं थे, भिंडरावाले से मिले। मिलने से पहले उन्होंने परिक्रमा की, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेका, लेकिन जब प्रसाद लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उन्हें आगे बढ़ने को कहा गया। इसी दौरान उनकी नजर कैनोपी पर गोलियों के निशानों की तरफ गई। सरकार का दावा था कि गोल्डन टेम्पल पर एक भी गोली नहीं चलाई गई, लेकिन 200 से 250 गोलियों के निशान वहां दिख रहे थे। इसके बाद वे अकाल तख्त पर भिंडरावाले का इंटरव्यू लेने गए, जो कि भिंडरावाले का आखिरी इंटरव्यू साबित हुआ। इस दौरान वो हरविंदर सिंह संधू से मिले, जो कि AISSF के जनरल सेक्रेटरी थे। सुभाष के मुताबिक संधू ने कहा कि पाकिस्तान में मदद लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दिल्ली सरकार पाकिस्तान और सिखों दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करती है। कुछ देर बाद सुभाष को अंदर बुलाया गया, जहां भिंडरावाले था। इस इंटरव्यू में भिंडरावाले ने कहा, CRPF और BSF की तरह आर्मी भी कुछ यहाँ खास नहीं कर पाएगी। इस इंटरव्यू में भिंडरावाले ने एक ऐसी बात कही जो उसके व्यक्तित्व के बारे में बताती है। सुभाष ने पूछा कि अगर कार्रवाई के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। भिंडरावाले ने जवाब दिया कि जो भी भगवान का दर्जा हासिल कर लेगा वही उसका उत्तराधिकारी होगा। सुभाष अकाल तख्त के बाहर निकल घंटा घर की तरफ बढ़े और उन्हें लगा कि कई आंखें उन पर गड़ी हैं। सब जगह शांति पसरी हुई है। पास से गुजरती हवा की आवाज सुनाई दे रही थी और ऐसा जान पड़ रहा था कि कुछ भयानक होने को है। बिजली गुल थी। सोचिए कैसा दिखता होगा हरदम चमचमाता गोल्डन टेम्पल अंधेरे और सन्नाटे में। केवल फौज की फ्लड लाइट्स इधर उधर घूम रही थी, लेकिन सेना के दिमाग में था कि ये एक साइकोलॉजिकल वार होगा। उन्हें लग रहा था कि सेना के हाव भाव और शक्ति बल देखकर ही भिंडरावाले और उसके साथी सरेंडर कर देंगे। ऑफिसर्स लाउड स्पीकर पर घोषणा कर रहे थे, बार बार सरेंडर करने का आग्रह कर रहे थे और चेतावनी दी कि खूनी जंग की नौबत ना आने दी जाए। कुछ देर तक सामने से जवाब ना आया। 4 जून की सुबह करीब 4 से 5 बजे गोलियों की आवाज ने शांति भंग कर दी। ग्रेनेड हमला होने लगा। MMG यानी मीडियम मशीन गन से टावर और वाटर टैंक पर गोलियां चलाई गई। फौज की तरफ से अभी भी ज्यादा गोलीबारी नहीं की जा रही थी। दरअसल वो देखना चाह रहे थे कि दुश्मनों के पास कौन कौन से हथियार हैं। फौज ने दुश्मनों की ताकत को थोड़ा कम आंका। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि दुश्मन उन पर हमला करने के लिए बंकर और पिल बॉक्स का सहारा लेगा। दुश्मनों ने रॉकेट ग्रेनेड से बिहार रेजिमेंट में एक सैनिक को शहीद कर दिया और 3 को जख्मी। फौज को एक और परेशानी झेलनी पड़ रही थी। गोल्डन टेम्पल के इर्द गिर्द काफी लंबी इमारत थी, जिस वजह से गोलियां चलाने में दिक्कत आ रही थी और साथ ही टेम्पल में इतनी जगह नहीं थी कि खुलकर वार किया जा सके। पिल बॉक्स में छिपे आतंकियों पर निशाना साधने के लिए माउंटेन गन का इस्तेमाल किया गया। हवा का रुख तेज था। ऐसे में डर था कि कहीं माउंटेन गन से की गई हवाई फायर कहीं गोल्डन टेम्पल या उनके सिपाहियों पर ना जा गिरे। लेकिन तब तक और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए एक बार एक फायर कर करारा जवाब दिया गया। शाम तक ऐसा ही चलता रहा। सरेंडर करने की अपील बार बार की जा रही थी। शाम तक करीब 200 SGPC कर्मचारी और उनके परिवार वालों ने सरेंडर किया। सूरज अस्त होने से ठीक पहले टैंकरों की आवाज सुनाई देने लगी। शुरुआत में केवल एक टैंक और APS आते दिखे, लेकिन 1-2 घंटे बाद दर्जनों टैंक और APS गोल्डन टेम्पल के पास दर्ज हुए। मैदान तैयार था जंग के लिए। कुछ पुलिस ऑफिसर्स को भी बुलाया गया जो गोल्डन टेम्पल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। टैंक अपनी पोजीशन लिए खड़े थे और तकरीबन आधे घंटे बाद ही 10 ब्लास्ट हुए, जिसने अमृतसर की धरती को हिला दिया। अब तक पूरे पंजाब में गोल्डन टेम्पल में हो रहे ऑपरेशन की खबर फैल चुकी थी। ये खबर हजम कर पाना हर सिख के लिए लगभग नामुमकिन था। लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। लोगों की ये भीड़ अमृतसर की तरफ बढ़ने लगी, जो कि एक बड़ी चिंता का कारण थी। 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोलवाड़ गांव में करीब 30,000 लोग हथियार से साथ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे में फौज की चिंता बढ़ना जायज थी। उन्हें डर था कि इस भीड़ पर अगर काबू ना पाया जा सका तो केवल अमृतसर के आसपास ही दर्जनों जलियांवाला बाग जैसी घटनाएं घट जाएंगी।
5 जून की सुबह का दृश्य एक बार फिल्म जैसा था। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी थी। मिट्टी के बोरे और ईंट की तरफ पसरी थी। आसमान में धुआं ही धुआं फैला था। ऑपरेशन के अंजाम तक पहुंचाने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद इस्सार को बुलाया गया, जो कि विश्व भर में ऐसे ऑपरेशंस के लिए फेमस थे। अकाली लीडर्स लोंगेवाल टोहरा और बलवंत सिंह रामूवालिया को बाहर निकालकर लाना इनकी खास जिम्मेदारी थी। 40 फौजियों की एक टीम बनाई गई। काली डंगरी में तैनात ये जवान सबसे कम उम्र के सैनिक थे और जिम्मेदारी सबसे ज्यादा। बाकी यूनिट्स में कवर फायर लेते हुए ये सराय से होते हुए आगे बढ़े। चारों तरफ से गोलियों की बौछार थी और इसी बीच 3 फौजी शहीद हो गए और 19 घायल। लेकिन वे वापसी खाली हाथ न लौटे। साथ में वे लोंगेवाल टोहरा और रामूवालिया की बीवी अमरजीत कौर और एसजीपीसी के कुछ अधिकारी। आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी आसमान में घूम रहे थे। इनका काम रेकी करना था, जो ये पता लगाने में मदद कर रहा था कि भवन के किस हिस्से में फायरिंग की जा रही है। जैसे ही वह दूर जाते फायरिंग शुरू हो जाती। फौज की इस बात का अंदाजा था कि अगर ऑपरेशन को खत्म करने से ज्यादा समय लगा तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसलिए फैसला लिया गया कि अकाल तख्त में छिपे बैठे भिंडरावाले को वहीं घुसकर मार दिया जाए। ये एक ऐसा बड़ा फैसला था क्योंकि हमले में अकाल तख्त को नुकसान पहुंचना लाजमी था और ऐसा होने से सिखों के दिलों में लगी आग और बढ़ती। लेकिन फौज अकाल तख्त की तरफ बढ़ी, परिक्रमा के सफेद मार्बल की तरफ, और अपना रंग बदलने लगी थी। फायरिंग में हुए शहीदों का खून जाकर सरोवर में मिल रहा था। टावरों और वाटर टैंक पर खड़े आतंकवादी फौज को अकाल तख्त की तरफ बढ़ता देख घबरा गए और वे अकाल तख्त की तरफ दौड़े। वहां से फायरिंग बंद हुई तो फौजी को भी थोड़ा सुकून मिला। आतंकियों की घबराहट स्वाभाविक थी क्योंकि उन्होंने और खुद भिंडरावाले ने कतई अंदाजा नहीं लगाया था कि फौज अकाल तख्त पर हमला कर सकती है। सैनिकों को खास तौर पर निर्देश दिए गए थे कि गोल्डन टेम्पल पर किसी तरह की फायरिंग नहीं की जाएगी। ऐसे में क्रॉस फायरिंग में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन इंस्ट्रक्शन का खास ख्याल रखा गया। इसी का फायदा उठाते हुए आतंकियों ने एमएमजी फायरिंग शुरू की, जिससे कई फौजी शहीद हो गए। नई यूनिट्स को आगे बढ़ाया गया, जिन्हें मद्रासी, गढ़वाली, डोंगरा और पंजाबी शामिल थे। एक तरह का कवच सा बना दिया गया था, जिसे कि फौजियों पर हो रहे हमलों को कम किया जा सके। तब तक बाकी सरायों में जवान कब्जा कर चुके थे। दिन में 1 बजे से 3 बजे थोड़ी बहुत फायरिंग होती रही। असले और बारूद के फैल रही गर्मी हवा में महसूस हो रही थी। करीब 3:45 बजे से 6 हेलीकॉप्टर गोल्डन टेम्पल के ऊपर गुजरे, लेकिन ये सब गोल्डन टेम्पल से दूरी बनाए हुए थे। इससे अनुमान लगाया जा रहा था कि शहर में कोई वीआईपी आया है। करीब 7 बजे 2 टैंकरों ने अकाल तख्त का रुख किया। अंदर से ट्रक लाश भरे 4 डीवीडी मुर्दा घरों की तरफ बढ़ रहे थे और इसका मतलब था कि अंदर मरने वालों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। जवान छतें लांग कर अकाल तख्त की तरफ बढ़ रहे थे। सूरज छिपने तक फौज सभी आतंकियों को अकाल तख्त तक जुटाने में कामयाब रही। ऑपरेशन शुरू हुए 3 दिन बीत चुके थे और अब लग रहा था कि इतनी बड़ी फौज ने एक इंसान को मारने में कुछ ज्यादा ही देर लग कर दी। कारवां आगे बढ़ा और तारीख भी 6 जून, फैसले का दिन। सुबह 8 बजे फायरिंग में थोड़ी मंदी थी, लेकिन कुछ ही देर बाद टैंकर हमलों ने इस पवित्र धरती को हिला दिया। कुछ आतंकी क्लॉक टावर पर फौज पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें शांत करवा दिया गया। शांति कुछ देर तक बनी रही। शायद फौजी अपनी अपनी पोजीशन ले रहे थे। 10 बजे फायरिंग दोनों तरफ से बढ़ गई। फौजों को आगे बढ़ने में लगातार मुश्किल आ रही थी। दिन में 2 घंटे के लिए कर्फ्यू हटा दिया गया। पूरे शहर में वाहन चलाने की पाबंदी थी। ऐसे में कुछ लोग गोल्डन टेम्पल में हुई सैन्य गतिविधियों को देखने के लिए कॉम्प्लेक्स के बाहर पहुंचे। कोतवाली और जलियांवाला बाग के बीच 4 टैंक और घंटा घर के बाहर 3 टैंक खड़े थे, जिसका अब तक लोग सिर्फ अंदाजा लगा रहे थे कि वो सब अब उनकी आंखों के सामने पसरा था। बीच सड़क कोई हाथ जोड़े खड़ा था तो कोई दबी जुबान से अरदास कर रहा था। कोतवाली के कुछ सैनिक 11 संदिग्धों को पीटते हुए ले जा रहे थे और जिनकी अगुवाई एक सिख ऑफिसर कर रहे थे। उस सिख ऑफिसर के चेहरे पर गुस्सा था और देख रहे लोगों के मन में दया भाव। कर्फ्यू शुरू हुआ और सेना फिर से बढ़ी अकाल तख्त की तरफ, इस नियत से कि आप वापस आएंगे तो फतेह करके ही आएंगे। अमृतसर को अभी एक और रात के लिए जागना बाकी था। शाम 7 बज रहे थे। आज फायरिंग दिन से ज्यादा थी। भिंडरावाले, शाहेबाग सिंह और अमरीक सिंह आखिरी सांस तक लड़ने से मन बना चुके थे।
भिंडरावाले के बचाव में लगे अधिकतर नौजवान मौत के घाट उतारे जा चुके थे। भिंडरावाले और उसके साथी अकाल तख्त की बेसमेंट में छुपे हुए थे। सेना ने ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, इसे भिंडरावाले तक पहुंचा जा सके, और इसी ग्रेनेड का एक खोखा भिंडरावाले के मुंह में भी लगा। स्टेगन से लगातार फायरिंग की जा रही थी और 6 से 7 जून की रात ऑपरेशन ब्लू स्टार का पहला चरण अपने मुकाम पर पहुंचा। भिंडरावाले, शाहीबाग सिंह और अमरीक सिंह को सेना ने मार गिराया, लेकिन कुछ ही देर में टेंपल के अंदर से जो सरोवर के बीच है फायरिंग होने लगी। फौज सख्ते में आ गई। दरअसल AISSF का जनरल सेक्रेटरी हरमिंदर सिंह संधू अपने कुछ साथियों के साथ वहां जाकर छिप गया था। दुविधा थी कि टेंपल पर फायरिंग कैसे की जाए। सैनिक टेंपल की ओर जाते पुल की तरफ दौड़े ताकि उन तक पहुंच सकें, लेकिन बीच रास्ते से ही दुश्मन की गोलियों ने उन्हें रोक दिया। सेना ने बाहर का ही इंतजार करने का मन बनाया। कुछ ही देर बाद संधू बाहर आए, लेकिन हाथ में हथियार की जगह एक सफेद झंडा था, और इस तरह पिछले 4 दिनों में की जा रही कोशिशों को किनारा मिला। आर्मी के मुताबिक शाहीबाग सिंह ने ही भिंडरावाले की सुरक्षा का जिम्मा उठाया था, और सेना में काम करने का एक्सपीरियंस उसे वहां से यहाँ काम आया, और इसी वजह से इस ऑपरेशन को पूरा करने की उम्मीद ज़्यादा समय लगा। एक और हैरानी की बात है कि शाहीबाग की बेटी और अमरीक सिंह की पत्नी भी इस लड़ाई में अपने साथ मौजूद थी। 7 जून की सुबह करीब 6 बजे कॉम्प्लेक्स से काफ़ी काला धुआं उठ रहा था। अंदाजा लगाया गया कि लाशों को जलाने का काम किया जा रहा है। करीब 3 घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। आकाशवाणी ने अनाउंस किया कि जनरल सिंह भिंडरावाले की डेड बॉडी मिल गई है, और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू हटा दिया गया। लोग चौराहे पर खड़े इंतजार कर रहे थे। वो अपने धार्मिक स्थल को देखने के लिए बेचैन थे, लेकिन कुछ ही देर बाद कर्फ्यू जारी रखने का फैसला लिया गया और शूट एंड साइट का ऑर्डर भी दिया गया। तड़के एक बार फिर लावारिस जान पड़ रही थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 300 से 400 लोगों को इस ऑपरेशन में मौत हुई, जबकि 90 सैनिक शहीद हुए। लेकिन चश्मदीद और एक्सपर्ट्स का माने तो करीब 1000 लोग इस ऑपरेशन में मारे गए और 250 जवान शहीद हुए। आखिर क्यों करना पड़ा ये ऑपरेशन? क्यों देश की सेना को पहली बार अपने ही देश पर एक ऐसा ऑपरेशन चलाना पड़ा जिसकी हरारत अभी भी कई दिलों में है? क्या इंदिरा गांधी के पास और कोई ऑपरेशन नहीं बचा था, या फिर वे एक पूर्व नियोजित गतिविधि थी? क्यों इंटेलिजेंस एजेंसियों की विफलता का खामियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ा? क्या सिर्फ कांग्रेस ही, क्या अकाली दल भी तो जिम्मेदार था? क्यों भिंडरावाले ने अकाल तख्त में रहने का क्यों भिंडरावाले के अकाल तख्त में रहने इजाजत दी गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हर पंजाबी और सिख के जहन में आज भी असंतोष की भावना पैदा किए हुए हैं। अच्छी बातों के साथ और भी नई जानकारियां हम आपके साथ लाते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक हमारे पास कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।